मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त संदीप भट्ट हाजिर हुआ हूं आपके सामने अपने प्रोग्राम बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के इस एपिसोड के साथ। और हमेशा की तरह आज भी हम आपके सामने हाजिर हुए हैं कुछ मशहूर हस्तियों के जन्मदिन पर, उनकी जिंदगी के सफर की कुछ हंसी यादें और कुछ दिलचस्प किस्सों को लेकर। फ्रेंड्स, आज के शो की शुरुआत करते हैं इतिहास के उन लम्हों से जिसने देश और दुनिया का नजारा ही बदल दिया। भारत ने आजादी के बाद से कई क्षेत्रों में जबरदस्त उपलब्धियां हासिल की हैं और उनमें से एक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विज्ञान की इसी उपलब्धि के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिसने हिंदुस्तान और हम हिंदुस्तानियों का सर फख्र से ऊंचा कर दिया। 28 अप्रैल 2008 भारतीय इतिहास के पन्नों पर हमारे देश के साइंटिस्ट ने एक गोल्डन पेज जोड़ दिया जब उन्होंने पोलर रॉकेट्स के द्वारा अंतरिक्ष में 10 सैटेलाइट्स को स्थापित किया। 3, 2, 1 और एक नया विश्व कीर्तिमान बनाया। ये इतिहास का वो पन्ना है जो हमें हमेशा रोमांचित करता रहेगा। इस दिन हमने दुनिया को दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं। आज की इस खुशनुमा सुबह का आगाज करते हैं इस खूबसूरत गाने के साथ। फिल्म का नाम है कल हो ना हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो ना हो। तो ये गाना सुनकर आप कुछ तो समझ ही गए होंगे। नहीं समझे? अरे भाई, आज जिस मशहूर शख्सियत का जन्मदिन हम मना रहे हैं उनका इस फिल्म से बहुत गहरा ताल्लुक है, यानी फिल्म कल हो ना हो से। चलिए हम ही बता देते हैं। आज हम बात करेंगे निखिल आडवाणी की, जिन्होंने दर्जनों भर फिल्मों में सह निर्देशक और निर्देशक की भूमिका अदा की। इस रात की सुबह नहीं से लेकर कभी खुशी कभी गम, कुछ कुछ होता है, कल हो ना हो के साथ साथ और कई सारी फिल्में। फ्रेंड्स, निखिल ने अपने करियर की शुरुआत सुधीर मिश्रा के साथ सह निर्देशक के तौर पर की थी। उनकी पहली फिल्म इस रात की सुबह नहीं 1996 में आई थी और इस फिल्म ने फिल्म समीक्षकों से काफी प्रशंसा भी बटोरी थी। ही co-wrote द स्क्रीन प्ले एज वेल। इस रात की सुबह नहीं की कामयाबी के बाद निखिल 1998 में करण जौहर के निर्देशन में बनी कुछ कुछ होता है में सह निर्देशक की भूमिका में नजर आए। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ कुछ होता है ने उस साल की बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। कुछ कुछ होता है के बाद निखिल और करण की जोड़ी ने 2001 में कभी खुशी कभी गम का निर्देशन किया। एक बार फिर निखिल सह निर्देशक की भूमिका में नजर आए। बड़े सितारों से भरी इस फिल्म ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। कभी खुशी कभी गम ने फिल्म फेयर के 5 अवार्ड्स पर अपना कब्जा जमाया। अब बारी थी निखिल के अगले पायदान पर पहुंचने की, सह निर्देशक से निर्देशक की भूमिका में खुद को साबित करने की। और धर्मा प्रोडक्शन की साल 2003 में आई कल हो ना हो ने निखिल को एक सीजनल डायरेक्टर साबित कर दिया। शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, सैफ अली खान और जया बच्चन जैसे कलाकारों को लेकर बनाई गई इस फिल्म ने 2003 की सबसे बड़ी हिट फिल्म होने का खिताब हासिल किया और वहीं 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी जीते। निर्देशन की कला में महारत हासिल करके और अपने आप को साबित करने के बाद निखिल ने धर्मा प्रोडक्शन को अलविदा कहने का फैसला किया। उनकी अगली फिल्म सलाम-ए-इश्क अ ट्रिब्यूट टू लव 25 जनवरी 2007 को पर्दे पर आई। इस फिल्म को उस तरह की कामयाबी नहीं मिली जो निखिल को कल हो ना हो से मिली थी। सहरा बांध के मैं तो आया रे, डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे।
उसके बाद निखिल ने अक्षय कुमार और दीपिका पादुकोण को लेकर 2009 में चांदनी चौक टू चाइना और अक्षय कुमार को ही लेकर 2011 में पटियाला हाउस का निर्देशन किया। हालांकि ये दोनों ही फिल्में बड़े पर्दे पर ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाईं। इनके फिल्मी करियर में आए कई उतार चढ़ावों के बावजूद भी आज भी निखिल अपने फिल्मी करियर में बढ़ते ही चले जा रहे हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले निखिल को बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज बर्थडे है हॉलीवुड की एक मशहूर नायिका जेसिका एल्बा का। बचपन से ही एक्टिंग का शौक रखने वाली इस कलाकार का जन्म 28 अप्रैल 1981 को कैलिफोर्निया में हुआ था। 5 साल की ही उम्र में जेसिका एल्बा ने तय कर लिया था कि उन्हें फिल्मों में ही जाना है। चेहरे से बहुत ही मासूम और सुंदर दिखने वाली एल्बा को शायद पता था कि फिल्में ही उनका करियर है और शायद इसीलिए 12 साल की उम्र में ही उन्होंने एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। उनके टैलेंट को देखते हुए 9 महीने बाद ही एक एजेंट की नजर उन पर पड़ी और उसने उनके साथ एक करार पर दस्तखत करा लिए। यहीं से एल्बा के प्रोफेशनल करियर का आगाज हुआ। उनकी पहली हॉलीवुड फिल्म कैंप नोवेयर 1994 में पर्दे पर आई। इस फिल्म में उनका पहले से सिर्फ 2 हफ्ते काम करने का कॉन्ट्रैक्ट था, मगर किस्मत कहिए या होनी कि इस फिल्म की नियमित कलाकार ने फिल्म से हटने का फैसला कर लिया और ये लाइट कॉमेडी जेसिका की झोली में आ गिरी। 2 हफ्ते के लिए चुनी गई एल्बा इस फिल्म की मेन एक्ट्रेस बनकर सामने आई। उसके बाद तो जैसे एल्बा के लिए ऑफर्स की लाइन ही लग गई। उसी दौरान वो कई नेशनल कमर्शियल्स में भी दिखाई दी। फिल्मों और कमर्शियल से अलग हटकर उन्होंने टीवी का रुख किया और मशहूर कॉमेडी सीरीज द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ एलेक्स मैक का हिस्सा बनी और 1995 में उन्हें फ्लिपर में माया का कैरेक्टर निभाने का प्रस्ताव मिला। वो पूरे साल पहली सीरीज की शूटिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया में बिजी रहीं। एक खास बात जो फ्रेंड्स आप शायद नहीं जानते होंगे कि जेसिका एल्बा एक परिपक्व तैराक हैं और साथ ही साथ PAD सर्टिफाइड स्कूबा डाइवर भी हैं और शायद यही एक वजह थी कि फ्लिपर के पहले सीजन के खत्म होते होते उन्हें दूसरे सीजन के लिए भी साइन कर लिया गया और इस शो से उन्हें ये मौका मिला जिससे उन्होंने दर्शकों को मोह लिया। फ्लिपर की कामयाबी के बाद उन्होंने कई सारे मशहूर टीवी सीरीज और टीवी शोज किए और बहुत नाम कमाया। ये उनकी कामयाबी का नतीजा ही था कि 1995 में उन्हें टीन मैगजीन ने अपने कवर पेज पर जगह दी और कई सारी दूसरी नेशनल और इंटरनेशनल मैगजीन्स में उनके चर्चे हुए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि वैनिटी फेयर के 1999 के इशू में उन्हें जगह मिली। वैनिटी फेयर की कवर गर्ल बनते ही एल्बा को कई सारे बड़े बैनर्स के ऑफर मिलने लगे, जिनमें 2 महत्वपूर्ण फिल्में थी, नेवर बीन किस्ड और आइडल हैंड्स। वहीं 2000 में वो साई-फाई टीवी सीरीज डार्क एंजल में भी नजर आईं। जेसिका को सबसे बड़ी कामयाबी 2005 में बनी फ्रैंक मिलर्स सिन सिटी से मिली। ये फिल्म फ्रैंक मिलर के ग्राफिक उपन्यास पर आधारित थी। हम उम्मीद करते हैं कि गुड लुकिंग और हॉट ये नायिका अपने आने वाले समय में ढेरों सफलताएं प्राप्त करे। फिलहाल बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की ओर से जेसिका एल्बा को उनके जन्मदिन पर ढेरों शुभकामनाएं। बात जब हॉलीवुड कलाकारों की चल ही पड़ी हो तो एक नायिका और हैं जिनका आज जन्मदिन है, पेनेलोप क्रूज, जिन्हें हॉलीवुड का बॉम्ब शेल भी कहा जाता है। अपनी अदाओं और बोल्ड रोल्स की वजह से हमेशा चर्चा में बने रहने वाली पेनेलोप असल जिंदगी में बहुत सरल मिजाज हैं। और ये भी एक और वजह है कि इस अदाकारों को लोग प्यार से स्पेनिश जादूगरनी भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये पेनेलोप की जादूगरी ही है कि वो आज भी जवां दिलों पर राज करती हैं। अप्रैल 28, 1974 स्पेन के मैड्रिड शहर में जन्मी पेनेलोप बचपन से ही एक्टिंग का शौक रखती थीं। अपने चंचल स्वभाव की वजह से वो अक्सर अपने माता पिता के सामने टीवी कमर्शियल्स की नकल उतारकर उन्हें बहुत हंसाती थीं। मगर शायद उन्हें ये एहसास हमेशा से था कि उन्हें आगे जाना है और इसीलिए पेनेलोप डांस स्किल्स पर फोकस करने में बिजी हो गईं और अगले 9 साल तक वो कुछ मशहूर डांस टीचर्स के अंडर डांस सीखती रहीं। उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव 15 साल की उम्र में आया, जब उन्होंने तकरीबन 300 लड़कियों को पीछे छोड़ते हुए एक एजेंसी के टैलेंट हंट को जीत लिया। उसके बाद तो उनके सामने स्पेनिश टीवी और टीवी कमर्शियल्स की लाइन लग गई। फ्रेंड्स, इस कामयाबी से उनके बड़े पर्दे का रास्ता खुल गया और 1993 में वो पहली बार बड़े पर्दे पर ग्रीक लैबिरिंथ में नजर आईं।
लेकिन जो सबसे बड़ी कामयाबी पेनेलोप को अपने फिल्म करियर की शुरुआत में ही मिली वो थी 1992 में आई बेली इपोक, और बहुत जल्द ही वो स्पेनिश फिल्म इंडस्ट्री में चोटी की नायिका बन गईं। 1992 से 98 के बीच पेनेलोप ने बहुत सारी स्पेनिश फिल्मों में काम किया, मगर उन्हें जिस फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई वो थी 1998 में पर्दे पर आई द गर्ल ऑफ योर ड्रीम्स। इस फिल्म में क्रूज को उनकी अदायगी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस गोया से नवाजा गया। हम अपने लिसनर्स को बता दें कि गोया स्पेनिश फिल्मों के लिए ऑस्कर के बराबर माना जाता है। उसके बाद स्पेनिश फिल्म निर्देशक पेड्रो अल्मोदोवर की अंग्रेजी भाषा में आई फिल्म ऑल अबाउट माई मदर ने पेनेलोप को हॉलीवुड में भी मशहूर कर दिया, और 2000 में उन्हें वुमन ऑन टॉप में काम करने का मौका मिला। उसी दौरान वो जॉनी डेप के साथ ब्लो और मैट डेमन के साथ ऑल द प्रिटी हॉर्सेस में नजर आईं। उनकी खूबसूरती और बड़ी बड़ी आंखों के दीवानों की संख्या बढ़ने लगी, मगर पेनेलोप सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर नहीं होना चाहती थी, और उनकी किस्मत ने उन्हें 2001 में वेनिला स्काई में काम करने का मौका दिला दिया, और उन्होंने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और अपने आलोचकों को अपनी एक्टिंग की काबिलियत से अपना दीवाना बना लिया। क्या आपको पता है कि पेनेलोप क्रूज एक अकेली कलाकार हैं जिन्हें विकी क्रिस्टीना बार्सिलोना के लिए मोशन पिक्चर्स का बेस्ट एक्ट्रेस अकेडमी अवार्ड दिया गया, और बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म्स के लिए उन्हें 2 बार ऑल अबाउट माई मदर एंड बेनी पोक के लिए ऑस्कर से नवाजा गया। And the BAFTA goes to Penelope Cruz for Vicky Cristina Barcelona. I can't believe it. Thank you so much. I feel really honored and grateful to receive this. Thank you to the British Academy. I want to dedicate this award to the rest of the cast, to Javier, Scarlett, Rebecca, Chris, Patricia, the most talented and generous group of actors that one can dream of. And I also want to share it with all the other women that are nominated with me tonight, because to say that I'm an incredible company is a huge understatement. So thank you so much. Thank you. इस खूबसूरत और हसीन स्पेनिश एंचेंट्रेस को बॉर्न टू बी रिमेंबर्ड की तरफ से हैप्पी हैप्पी बर्थडे। हम आपको अब एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने मानवता की रक्षा की, और उनके इसी कार्य को आने वाले 1000 बरसों तक दुनिया याद करने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं जर्मन बिजनेसमैन ऑस्कर शिंडलर की, जो आज ही के दिन यानी 28 अप्रैल 1908 को जर्मनी में पैदा हुए। शिंडलर की जिंदगी की कहानी का मुख्य हिस्सा वो दौर है जब जर्मन सेना हिटलर के अधीन थी और जर्मनी की नाज़ी सेना ने आसपास के देशों में रहने वाले ज्यूस को जड़ से खत्म करने की मुहिम चला रखी थी। साल 1939 से 45 तक जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, उसी दौरान शिंडलर ने सैकड़ों ज्यूस को हिटलर की सेना के हाथों मरने से बचाया। सितंबर 1, 1939 में जर्मन सेना ने पोलैंड पर हमला करके उसको अपने कब्जे में ले लिया। इसको देखते हुए ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। युद्ध की संभावना को देखते हुए शिंडलर, जो कि एक जर्मन व्यवसायी थे, पोलैंड पहुंच गए। इसी दौरान शिंडलर की मुलाकात इट्ज़हाक स्टर्न से हुई, जो एक जूइश अकाउंटेंट थे और उनकी जूइश बिजनेस कम्युनिटी में काफी मजबूत पकड़ थी। जंग और नाज़ी सेना के भय के चलते ज्यूज बिजनेस कम्युनिटी का व्यवसाय अब तक जड़ से उखड़ चुका था और उन्हें मजबूरन गेटोज में रहना पड़ रहा था। ऐसे में उनके सामने कोई और रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो लोग शिंडलर को फैक्ट्री सेटअप करने में मदद करें। और आखिरकार जनवरी 1940 में एक बैंकरप्ट किचनवेयर फैक्ट्री को खरीदकर शिंडलर ने अपने नए बिजनेस की बुनियाद रख दी। स्टर्न को अकाउंट्स का जिम्मा सौंपकर शिंडलर ने बहुत सारे ज्यूस को अपनी फैक्ट्री में नौकरी दे दी। एक तरह से नाज़ी सेना से बचने का एक रास्ता ढूंढ लिया गया। अगस्त आते आते नाज़ी सेना ने एक नया ऑर्डर दे दिया कि सिर्फ वही ज्यूस शहर में रह सकते हैं जो आवश्यक कामों में लगे हुए हैं। इस ऑर्डर ने मानो ज्यूस को हिला के रख दिया और उन्हें खुद को बचाने के लिए शिंडलर की फैक्ट्री से अच्छी कोई जगह नजर नहीं आई। मगर जून 1942 में नाज़ी सेना ने ज्यूज वर्कर्स को क्राकोव से लेबर कैंप्स में जाने का फरमान जारी कर दिया और इसमें शिंडलर के स्टाफ के कई मजदूर शामिल थे। शिंडलर को जैसे ही ये बात पता चली, उन्होंने सेना के ऑफिसर से मिलकर उनको समझा लिया कि ये मजदूर उनके लिए कितने काम आ सकते हैं। मगर ये खुशी काफी लंबी नहीं खींची।
1943 में नाज़ी सेना ने एक और फरमान जारी किया कि क्राकोव गेटो को पूरी तरह से खाली कर दिया जाए और इसका जिम्मा नाज़ी सेना के नौजवान ऑफिसर एमोन गोथ को सौंप दिया गया। जो ज्यूस तंदुरुस्त थे उन्हें काम करने के लिए रोक लिया गया, मगर जो काम नहीं कर सकते थे उन्हें डेथ कैंप्स को रवाना कर दिया गया। और जब गोथ ने यह ऐलान कर दिया कि लोकल इंडस्ट्रीज अब से प्लाज़ो के अंदर होंगी, तो इस बात ने शिंडलर को मुश्किल में डाल दिया कि वो कैसे अब ज्यूस की रक्षा कर पाएंगे। यही सोचकर वो गोथ से मिले और उसको ये बताया कि वो अपने वर्कर्स के साथ चेकोस्लोवाकिया में फैक्ट्री लगाएंगे और थर्ड राइक को उसकी जरूरत के सामान की सप्लाई करेंगे। इस बात पर गोथ को राजी करने के लिए शिंडलर ने किसी तरह उसको फिर से मनाया, जिसके बदले गोथ ने शिंडलर से उनके वर्कर्स की लिस्ट मांगी। जैसे तैसे शिंडलर ने स्टर्न के साथ मिलकर 1100 लोगों की एक लिस्ट तैयार की, जिसमें उनके सारे एम्प्लॉय शामिल थे और साथ ही साथ कुछ और लोग भी थे। शिंडलर ने चेकोस्लोवाकिया के एक कस्बे में अपनी फैक्ट्री का इंतजाम कर लिया था। ये शिंडलर के प्रयासों का कमाल ही था कि 1100 ज्यूस को चेकोस्लोवाकिया जाने की इजाजत मिल गई। मगर जब 800 ज्यूस को शिप के द्वारा रवाना किया जाने लगा, तभी शिंडलर को यह खबर मिली कि गलती से 300 बच्चों और औरतों को हाउश्विट्ज़ भेजा जा रहा है। तब शिंडलर भागते भागते गए और किसी तरह उन्हें बचाया। वाह, इंसानियत हो तो ऐसी हो। शिंडलर ने फौरन ही उन्हें चेकोस्लोवाकिया भेजने का इंतजाम करवाया और इस तरह शिंडलर ने वर्ल्ड वॉर 2 के समय हजारों लोगों की जान बचाई। ऐसे ही एक वाक्य के दौरान जब ज्यूस को एक ट्रेन से कंसंट्रेशन कैंप ले जाया जा रहा था और नाज़ियों ने उन्हें सजा के तौर पर पीने के लिए कई दिनों से पानी तक नहीं दिया था, तब शिंडलर ने नाज़ी सेना के ऑफिसर्स को वाइन के बदले उन मरते हुए जूइश लोगों को पानी पिलाने की शर्त रखी और इस तरह कई जूइश लोगों की जान बचाई। ऑस्कर शिंडलर के द्वारा उठाए गए इस तरह के कदम आज भी मानवता के लिए एक मिसाल कायम करते हैं। आपको शायद याद हो कि हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग ने 1993 में एक फिल्म निर्देशित की थी, शिंडलर्स लिस्ट। ये फिल्म इसी महान इंसान के जीवन से प्रेरित थी। 9 अक्टूबर 1974 को शिंडलर के दिल और गुर्दे में परेशानी से मौत हो गई। बॉर्न टू बी रिमेंबर्ड इसी महान आत्मा को आज उनके जन्मदिन पर अपने कार्यक्रम के द्वारा श्रद्धांजलि पेश करता है। फ्रेंड्स, अब हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपको एक गाना सुनवाते हैं, क्योंकि हम जिस शख्सियत की बात अब करने जा रहे हैं उसका इस गाने से बहुत गहरा ताल्लुक है। खर्चा कंट्रोल कर, टैक्स भी देना। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अभय देओल? नहीं, हम बिल्कुल भी अभय की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इस गाने की म्यूजिक डायरेक्टर स्नेहा खनवलकर की, जिनका आज जन्मदिन है। अप्रैल 28, 1983 में इंदौर में जन्मी स्नेहा वैसे तो मराठी हैं, मगर इनकी मां का ताल्लुक ग्वालियर घराने से होने की वजह से स्नेहा को म्यूजिक की शिक्षा बचपन से ही मिलनी शुरू हो गई थी, जो आज इनकी म्यूजिक शैली में साफ झलकती है। इसी का नतीजा है कि स्नेहा के संगीत में फोक का बहुत असर मिलता है। उनकी कुछ ही दिन पहले आई फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर इसका एक बहुत अच्छा नमूना है। स्नेहा के संगीत को सराहने वालों की कोई कमी नहीं है और इसी का नतीजा था कि उन्हें फिल्म फेयर में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया। वो ऐसी सिर्फ दूसरी महिला हैं जिन्हें 28 साल बाद बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया। अपने म्यूजिक करियर की शुरुआत उन्होंने द होप फिल्म में संगीत देकर के की। फिर उसके बाद उन्होंने रुचि नरेन की फिल्म कल, यस्टरडे एंड टुमारो का म्यूजिक कंपोज किया। इसी से प्रभावित होकर राम गोपाल वर्मा ने उन्हें 2007 में अपनी फिल्म गो का म्यूजिक कंपोज करने की जिम्मेदारी सौंप दी। गो के म्यूजिक से खुश होकर आरजीवी ने उन्हें फिर एक बार 2008 में सरकार राज के लिए अनुबंधित कर लिया। म्यूजिक की उनकी समझ और जानकारी को देखते हुए
एक म्यूजिक चैनल ने उन्हें अपने शो साउंड ट्रिपिंग का होस्ट बना दिया। संगीत के इस प्रोग्राम में स्नेहा छोटे छोटे शहरों में जाकर लोकल सिंगर्स और म्यूजिक को इकट्ठा करती और आखिर में एक फाइनल पीस कंपोज किया करती थीं, जिसमें उन छोटी छोटी जगहों के म्यूजिक का अक्स झलकता था। और दोस्तों फिर क्या था, उनकी कामयाबी और काबिलियत ने उन्हें अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और 2 का म्यूजिक कंपोज करने का मौका दिया और स्नेहा ने अपने दम पर इसको जबरदस्त कामयाबी भी दिलाई। जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया हो तू घोर बवाला, जिया तू 1000 साला, जिया तू 1000। तनी नाची के तनी गाई के तनी नाची गाई सबके मन बहलावा। तो दोस्तों, स्नेहा खनवलकर को उनके जन्मदिन और उनके आने वाले फ्यूचर के लिए हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, अब हमारे जाने का वक्त आ गया है। तो दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे आपसे कुछ ऐसे ही शख्सियतों की जिंदगी के कुछ सुनहरे पलों को लेकर। और फिलहाल अपने दोस्त संदीप भट्ट को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,